हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए मृत्यु भोग की कहानी का दूसरा भाग लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आगे की कहानी। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस कहानी का पिछला भाग नहीं सुना है तो उसे सुन ले, वरना आपको आगे की कहानी समझ में नहीं आएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे की कहानी की ओर। सूर्य ग्रहण की रात। बहुत जोर देने के बाद भी मीटिंग के खत्म होते ही गाड़ी लेकर निकल गया था प्रताप। रात में देवी माँ को भोग न देने पर उसका खाना और सोना नहीं होता, इसलिए बहुत तेज़ ही गाड़ी लेकर आ रहा था वो। मध्य नवंबर की संध्या, ग्रामीण इलाका, कुछ घना कोहरा छाया हुआ है। रास्ते में उसके भी ऊपर अमावस्या का अंधकार। दोपहर में एक बार बरसात होने के कारण काफ़ी ठंडी है हवा में। रास्ता जनशून्य है, एक कुत्ता भी नहीं दिख रहा। आसपास के बंद दुकानों को देखकर समझा जा सकता था कि यह अमावस्या के कारण ही है। कुछ दूर चलते ही एक मोड़ पर गाड़ी रोकने पर विवश होता है वो। रास्ते के बीचों बीच खड़ी एक महिला हाथ उठाकर गाड़ी को रोकने का इशारा कर रही है। दूसरे समय होने पर प्रताप गाड़ी को लेकर पास से चला जाता। हाईवे डकैती के लिए ये जगह खासा प्रसिद्ध है। बहुत तरीके हैं इन गैंग को लूट करने के लिए, पर कुछ सोचकर महिला के पास आकर गाड़ी को रोका प्रताप ने और बोला, क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोका आपने? महिला ड्राइवर के विंडो के पास आई। गेट के कांच को नीचे किया प्रताप ने। रोते हुए वो महिला बोली, मैं खूब परेशान हूँ बड़े बाबू, मुझे बचाइए, मेरा कोई नहीं है, कहीं नहीं जा सकती। देवरों ने एक कपड़ा देकर घर से भगा दिया, पूरा दिन कुछ नहीं खाई हूँ, मुझे बचाइए। गाड़ी को लॉक करके प्रताप नीचे उतरा। कंपनी से रात का खाना मिला था, वही उसे दे दिया। वो महिला मानो बहुत भूखी है, तभी इतनी तेजी से सब खा रही है। उसके वेशभूषा में दरिद्रता की छाप स्पष्ट है। कुछ गाढ़ा शरीर का रंग, इधर उधर बिखरे बाल। म्लानी मध्यम उम्र की महिला होने के बाद भी प्रताप की नज़र इधर उधर पड़ी जाती है। लगता है यौवन काल में अच्छा खासा सुंदर थी। अभी लगता है इस असहाय महिला की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। 2 वक्त की रोटी के लिए परिवार ने खुद से अलग कर दिया है। खाना खत्म होने पर पानी की बोतल आगे कर देता है। महिला ने हाथ धोकर बहुत सा पानी पिया, तब तुरंत प्रताप के पैरों पर गिरकर रोते हुए बोली, मुझे बचाइए बड़े बाबू, मेरा 3 कुल में कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ? ये सियार कुत्ते मुझे खा जाएंगे। बड़े बाबू, मुझे ऐसे ही मत छोड़कर जाइए, मैं सब कुछ कर लेती हूँ, घर के काम, बर्तन धोना, सब कुछ। मैं ब्राह्मण की लड़की हूँ, खाना बनाना भी अच्छे से जानती हूँ, आपको कोई असुविधा नहीं होगी। मुझे छोड़ के मत जाइए बड़े बाबू, मेरी कसम, 2 मुट्ठी खाने को दे दीजिएगा, वो एक कपड़ा, पर मुझे ऐसे छोड़कर मत जाइए। प्रताप अविवेकी नहीं है, पर इस अंधेरी ठंडी की रात में प्रताप की चिंता भावना में कुछ खो गया। ऐसा हुआ मानो प्रताप की सभी चैतन्य शक्ति क्षीण होने लगी। ऐसा लग रहा है मानो एक काला लंबा छाया उसकी बुद्धि को हर ले रहा है। अगर ये माँ का आदेश हुआ तो, माँ अगर ऐसे ही अपने संतान की परीक्षा ले रही हो तो क्या करेगा प्रताप? क्या वो इसे अनदेखा करके चला जाए या उसे लेकर ही जाए? पता नहीं कौन है, कुछ खाई नहीं थी, खिला दिया, अब गाड़ी लेकर चले जाना ही ठीक है। नहीं, खाना बनाने के काम में पुष्पा दीदी की हेल्पिंग हैंड हो सकती है। महिला को उठाकर खड़ा कराया प्रताप ने, फिर बोला, तुम खाना बनाना जानती हो? हाँ, सब जानती हूँ, एक सटीक उत्तर। प्रताप बोला, अच्छा है, चलो फिर साथ में कुछ लेना है? नहीं बड़े बाबू, कुछ नहीं है। एक खटक प्रताप के मन में सवाल को लेकर आया। कुछ भी नहीं है लेने के लिए? निदान के लिए एक पोटली तक नहीं? लोग ऐसे एकदम खाली हाथ में ही घर छोड़ते हैं क्या? फिर प्रताप बोला, नाम क्या है तुम्हारा? महिला धीरे से बोली, डुमरी, मेरा नाम डुमरी है। डुमरी को लेकर रात में घर में घुसते देख भौं फैलाकर पुष्पा दीदी बोली, ये किसको लेकर आए हो प्रताप? डुमरी एक कोने में सिकुड़कर खड़ी हो गई।
जूता खोलते खोलते पूरी घटना उसने पुष्पा दीदी को बताई। फिर बोला, ऊपर पुराने सामान के घर को खोल दो पुष्पा दीदी, डुमरी वहीं पे रहेगी और हाँ, आज से खाना व अन्य काम वही करेगी, उसको सब बता देना। फिर डुमरी से बोला, आज किसी तरह चला लो, कल पुष्पा दीदी लोग बुलवाकर साफ करवा देंगी घर को। जो कुछ लगे पुष्पा दी को बोलना और पुष्पा दी की बात ही मानना। ये जो बोलती हैं वही होता है इस घर में, ठीक? अत्यंत अप्रसन्न मुख से डुमरी को ऊपर ले गई पुष्पा। कुछ देर बाद आकर प्रताप को बोल पड़ी, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? कहाँ की है, कौन है, जानते पहचानते नहीं हो, कौन सी जाति की है, पागल तो नहीं है? तुम क्या कुछ जानते हो? कहीं चोर व गुंडे के लोग भी तो हो सकती है, रास्ते में मिली तो लेकर चले आए। क्या बुद्धि विवेक सब वो मूर्ति ने खा लिया है? गुस्सैल आंख उठाया प्रताप ने। उसके दोनों आंख को देखकर पुष्पा दी की हृदय गति बढ़ गई, डर से कांप गई वो। प्रताप भारी आवाज में बोला, पुष्पा दी, देवी माँ ने उसे मेरे पास भेजा है। माँ के आदेश को अनदेखा नहीं किया जाता, वो तो तुम जानती ही हो पुष्पा दी। देखिएगा उसको कोई असुविधा न होने पाए। और सुनो, मेरी तौलिया देकर जाओ, स्नान करने जाना है। मेरा खाना और माँ का भोग तैयार तो है ना? यही बोलकर धीरे से बाथरूम की तरफ चला जाता है प्रताप। ऐसा लगता है पुष्पा दीदी के साथ आमने सामने यही अंतिम बात हुई थी प्रताप की, क्योंकि सवेरे उठकर पता चला पुष्पा दीदी अपने बिस्तर पर नहीं है। अगले दिन पूरा आस पड़ोस एक साथ जुट गए प्रताप के घर पर। इलाके में खूब उत्तेजना है। मुखर्जी परिवार इस इलाके के एक सम्मानित परिवार है। प्रताप को भी लोग पसंद करते हैं और पुष्पा दी को भी इलाके में सभी जानते हैं, मुखर्जी के घर के एक सदस्य की तरह। प्रताप पूरी घटना से हतप्रभ हो गया। क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। अंत में सुरेश जी ने ही आकर पुलिस को संदेश दिया। पुलिस ने बहुत खोजा पर पुष्पा दी की खोज कहीं न मिली। महिला एक वस्त्र में घर छोड़कर चली गई, चप्पल तक नहीं ले गई, एक भी खुद की सामान नहीं ले गई, 1 रुपया तक नहीं। पुलिस आकर आसपास पूछताछ की। प्रताप और सुरेश जी से बहुत कुछ जानना चाहा, पर दोनों के कई बयान के बाद भी कोई साक्ष्य न मिला। डुमरी को पुलिस ने पहले दिन ही क्लीन चिट दे दिया। दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। कुछ देर ही साथ थी और क्रमागत क्रंदन नयन के ग्रामीण महिला से और कितना सवाल पूछा जाए। मतलब एक सभ्य महिला अपने आप गायब हो गई। सुरेश जी चिंतित थे। उन्हें इन सब के बीच किसी अलौकिक घटना की सुगंध आ रही थी। पर यह बात पुलिस को बताने से कुछ नहीं होगा, वो इसे हंसी में ही उड़ा देंगे। प्रताप इन सब चीज़ों को शांत होकर ही देख रहा है। पुलिस की सहायता से लेकर खबर ऑफिस के भागदौड़ निराश दुख के साथ उसको कोई विकार नहीं है। जैसे उसने मान लिया है कि पुष्पा दीदी और कभी वापस नहीं आएगी, फिर नहीं आएगी, फिर खाने को नहीं बुलाएगी, फिर कपड़े सजाकर नहीं रखेगी और प्रताप के बीमार होने पर पागल की तरह नहीं बनेगी। ऐसा लग रहा है उसका मन किसी और वस्तु के प्राप्ति में मशगूल है, जहाँ पुष्पा दीदी के अस्तित्व की ज़रूरत नहीं। हाय सुरेश जी, काश जानते इसके पीछे का कारण। पुष्पा दीदी के खोने के बाद इस घर में आना बंद किया सुरेश जी ने। इस शोकहीनता का कारण केवल प्रताप और डुमरी ही जानते हैं। प्रताप ये मानने को बाध्य हो गया कि डुमरी बहुत ही बुद्धिमान महिला है। इन सब घटनाओं के बीच में भी घर के सभी काम खुद के ऊपर ले लिया उसने। उसको रसोई घर व घर के कोई भी काम दिखाना नहीं पड़ा। वो सब कुछ जानती थी, मानो वो बहुत समय से इसी घर में ही रहती है। अविश्वसनीय तेजी से काम करती है वो। प्रताप को कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं होती। पुष्पा दी जिस दिन खो गई उस दिन खाना बनाया था डुमरी ने। प्रताप स्नान करके पूजा में बैठा और भोग लगाया माँ को। उसके बाद प्रतिदिन की तरह बाहर आकर स्टडी रूम के दरवाजे में ताला लगा देता है। अगले दिन सुबह स्टडी रूम के दरवाजे को खोला प्रताप ने और तीव्र आनंद में झूम उठा। मन के अंदर आ गया समुद्र जैसी लहर। देवी माँ ने सुन ली, माँ ने सुन ली। अंत में बालक के प्यार के आगे माँ हार गई। माँ माँ बोलते हुए दरवाजे को पकड़कर कांपते हुए प्रताप रो पड़ा। उस देवी मूर्ति के सामने रखा सभी खाना इधर उधर बिखरा हुआ है। किसी ने दोनों हाथों से कुछ खाया है और कुछ कुछ मेज के पास से ही गिराया और फैलाया है। 1-2 दाना मूर्ति के मुंह पर भी लगा हुआ है। साष्टांग प्रणाम किया प्रताप ने। रोने की आवाज़ सुन डुमरी भी आई। वो भी उसी अवस्था में नमस्कार करती रही।
उसके बाद से एक ही क्रिया प्रतिदिन घटित हो रही है। रोज रात को पूजा करके डुमरी की बनाई खाने का भोग के रूप में सजाकर फिर खुद खाकर प्रताप सोने चला जाता। आजकल उसको बहुत गहरी नींद लगती। कभी कभी एक हंसने व चूड़ी की आवाज़ उसके कानों को छूकर निकल जाती। फिर जब नींद खुलती तो सुबह खुद के हाथों से स्टडी रूम के दरवाजे को खोलकर देखता, वही एक ही दृश्य, समस्त खाया हुआ बाकी स्टडी रूम में बिखरा हुआ, और मूर्ति के मुख पर 2-1 दाना लगा रहता है। उसके लिए देवी माँ के इस असीम करुणा को देखकर उसके आंखों से आंसू की धारा बह निकलती। 1 महीने के बाद सवेरे के समय प्रताप के घर आए सुरेश जी। एक दिन पहले शाम को थाना में गए थे वो। पुलिस पुष्पा की कोई खबर न पाकर केस बंद कर रही है, यही बात बताने मध्य दिसंबर की सुबह वो प्रताप के घर आए थे। पुष्पा के जाने के बाद प्रतिदिन आना बंद कर दिया है सुरेश जी ने, किंतु ये खबर देना ज़रूरी था। बाहर का दरवाज़ा खुला ही था, शायद दूध व पेपर के लेने के लिए। अंदर जाते ही ठहर गए सुरेश जी। स्टडी रूम के सामने हाथ जोड़कर खड़ा है प्रताप। माँ की ध्वनि सुनाई दे रही है। पीछे डुमरी खड़ी है। वो खुद के इंद्रियों से समझ गई कि कोई आया है और तुरंत रसोई घर में चली गई। सुरेश जी ने एक बार धीरे से उसे बुलाया। प्रताप ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद आगे आकर प्रताप के कंधे पर हाथ रखा सुरेश जी ने। प्रताप मुड़ के खड़ा हुआ। गाढ़ा लाल आंख, अद्भुत उज्जवल दृष्टि। भारी गले से प्रताप बोला, काका आ गए? देखिए, माँ ने मेरा दिया हुआ भोग खाया है। देखिए, माँ ने मेरा बुलावा सुना है। कहाँ है आपके वो पंडित पुरोहित? बुलाइए उन्हें, आकर देख ले बालक के बुलाने पर माँ सुनती है कि नहीं। घर के अंदर के दृश्य को देखकर शरीर सहम गया सुरेश जी का। एकदम अंधकार बंद घर में हवा के साथ मिली हुई है बासी सड़ने की गंध। इस सुबह में भी एक नाइट लैम्प जल रहा है। उस प्रकाश में और भी भयानक दिख रही है वो तिब्बती देवी मूर्ति। कितना भयानक, कितना गंदा वो दृश्य है। कुछ अमंगल की आशंका में प्रताप जी सहम गए। जोर से खींचकर बाहर लाकर बिठाया प्रताप को सुरेश जी ने। ठीक से देखने पर लगा प्रताप इन दिनों में बहुत पतला हो गया है। गाल बैठ गया है, गले की हड्डी ऊंची हो गई है, आँख के नीचे गाढ़ा कालेपन आ गया है, हाथ की नसें स्पष्ट दिख रही हैं। केवल आँख ही उज्ज्वलता से भरा हुआ है। अब गाढ़े लाल से धीरे धीरे सामान्य हो रहा है क्रमशः। उसी तरह देखकर आँख से आँख मिलाकर पूछा सुरेश जी ने, ये सब कब से हो रहा है प्रताप? उत्साह से पूरी कहानी बताता चला गया प्रताप, कुछ भी नहीं छोड़ा। कुछ देर मूर्ति की तरफ देखते रहे सुरेश जी, फिर बोले, मुकेश का दुकान पार्क स्ट्रीट में कहाँ है? ठीक से बताओ तो मुझे। प्रताप आजकल बीच बीच में निमतला शमशान में जाकर बैठा रहता है। वैसे निमतला घाट उसके दक्षिण घर से बहुत दूर है, लेकिन दक्षिण के गरिया महाशमशान, सिरियारी व केवड़ा तल्ला के किसी भी घाट पर इस निमतला व काशी मिट्टी घाट जैसे गंगा की हवा नहीं मिलती है। आजकल शमशान बहुत अच्छा लगता है उसको, शांत शीतल जगह। वहाँ कोई भी उसे उसके इन महीनों के परिवर्तन को लेकर कुछ नहीं पूछता। शमशान के एक कोने में चुपचाप बैठा रहता है वो। दिसंबर के बीचों बीच का समय, अगले दिन अमावस्या है। प्राय 1 महीना हो गया है पुष्पा दी को गए हुए। सुरेश काका भी आए थे 10 दिन पहले, उसके बाद उनकी भी कोई खोज नहीं। इन 10 दिनों में प्रताप का शरीर और भी खराब हुआ है। ऑफिस के लोग भी आश्चर्य हो गए हैं शरीर की इस अवस्था को देखकर, लेकिन नहीं, प्रताप को लगता है कि वो स्वस्थ है। एक दिन ऑफिस छोड़ बीच में ही चला आया प्रताप। तब से पूरे 5 दिन की छुट्टी पर है। सभी चीज़ें ठीक है। प्रतिदिन देवी माँ भोग खा रही हैं। अर्धभुक्त खाना पूरे स्टडी रूम में फैलाया रहता है, लेकिन एक सोच उसके मन को परेशान किए हुए है। पुष्पा दी के जाने के बाद खाना डुमरी पकाती है। निश्चित ही वो खाना बहुत ही अच्छा है, वरना माँ ने वो भोग क्यों स्वीकार किया? कहाँ पुष्पा दीदी की पकाए खाने को तो माँ ने कभी भोग में स्वीकार नहीं किया, लेकिन पकाया खाना किसी कारणवश प्रताप को अच्छा नहीं लगता। खाने में हर वक्त वो एक बेकार सा गंध आता है। हो सकता है कोई कारण नहीं है, सब कुछ ठीक है, लेकिन खाने को मुंह में डालते ही अज्ञात कारण से शरीर कांप उठता है उसका। आजकल तभी खाना पीना खूब कम हो गया है उसका। जितना भी उससे होता है वही ऑमलेट व चावल खाकर चला जाता है।
डुमरी बहुत बिगड़ती है उसको कि इतना सब कुछ पकाया खाना, अब वो क्या करेगी। आजकल तो प्रताप के घर के आसपास कुत्ते और बिल्ली भी नहीं आते। इतना ही नहीं, घर के ऊपर से कौवा तक नहीं उड़ता। ये भी उसने ध्यान दिया है। शाम के वक्त निमतला शमशान में आज भी उदासी मुख बनाकर एक सीमेंट के बेंच पर प्रताप बैठा हुआ था। खूब जोरों की भूख लगी है उसको। उठकर पास के एक दुकान में गया, ये पूछने की कुछ खाने को है या नहीं। दुकानदार ने बताया कि आज कस्टमर कुछ ज़्यादा हैं, तुरंत एक रोटी और जलेबी है। तब तक इसी से अपने भूख को शांत करो, आधा घंटा बाद वो शाम के नाश्ते का प्रबंध कर लेगा। अभी रोटी को हाथ में लिया ही था कि पास से ही आए एक आवाज़ को सुन प्रताप रुक गया। अकेले अकेले ही खाएंगे आप इसे? हाफ हाफ करके भी तो खा सकते हैं। हमको भी नगेंद्र ने बोला है आधा घंटा बाद रोटी पक्का मिलेगा, तब आपका भाग आपको दे दूंगा। वैसे मैं किसी को कहता नहीं हूँ, पर आज भूख अभी बर्दाश्त नहीं हो रही। पास ही मुड़कर देखा प्रताप ने। इस शाम के अंधकार में कब पास आकर एक आदमी बैठ गया उसने ध्यान ही नहीं दिया। देखने से भिखारी व बहेतू तो नहीं लगता। सफ़ेद व कम हाइट का एक आदमी, साधारण एक हाफ शर्ट व ट्राउज़र्स पहने हुए, दोनों आंख आश्चर्य रूप से उज्जवल, जैसे उसमें कई बातें खेल रही हैं। प्रताप को कुछ दया आई। उसने रोटी को फाड़कर 2 भाग किया और दाहिने हाथ के भाग को उस आदमी को दे दिया और जलेबी की पॉलीथीन को बढ़ा दिया। वो आदमी रोटी के टुकड़े को लेकर अद्भुत भाव से प्रताप के चेहरे को देखता रहा। फिर पूछा, दाहिने हाथ के बड़े टुकड़े को ही क्यों दिया तुमने? बाएं हाथ के छोटे टुकड़े को भी तो तुम मुझे दे सकते थे। प्रताप धीमे स्वर में बोला, वो सब समझ कर नहीं दिया मैंने। आपने कहा भूख लगी है, और वैसे भी नगेंद्र कुछ देर बाद तो बनाकर दे ही रहा है। वो आदमी रोटी के टुकड़े को माथे से लगाकर फिर स्पष्ट संस्कृत में बोला, श्रद्धा या देयम श्रिया देयम। ये बोलकर रोटी को मुंह में डालकर परम तृप्ति के साथ चबाने लगता है। प्रताप को वो आदमी काफ़ी अच्छा लगा। अपने भाग के रोटी को जलेबी के साथ चबाते हुए बोला, आपका घर कहाँ है? वो आदमी गंभीर सांस छोड़ते हुए बोला, बहुत दूर बाबू, नवदीप, नदिया जिला। प्रताप बोला, अच्छा, आपको संस्कृत अच्छे से आता है? क्या करते हैं आप? वो आदमी बोला, वही छात्रों को पढ़ाता हूँ और पूजा पाठ भी करता हूँ। ये हमारा पारिवारिक काम भी कह सकते हो। प्रताप बोला, ओह, आप टीचर हो? पहले बोलना चाहिए था ना, मेरे पिताजी भी प्रोफेसर थे। वो आदमी खुश होकर बोला, वाह वाह, बहुत अच्छा। पता है सभी दानों में सबसे श्रेष्ठतम दान क्या है? शिक्षा दान। प्रताप बोला, तब आप नवदीप छोड़कर कोलकाता शमशान में क्या कर रहे हैं? वो आदमी बोला, अरे क्या बताऊं, एक किताब लिखा हूँ, उसी को लेकर पब्लिशर के साथ बात करने के लिए कोलकाता आया हूँ। काम हो गया, सोचा एक बार यहाँ घूमकर ही आता हूँ। शमशान अति शुद्ध स्थान है, पूरा चित्त साफ हो जाता है यहाँ। बाबू समझे? प्रताप बोला, वाह, आप भी किताब लिखते हैं? अच्छा, तो किस प्रकार की किताब? वो आदमी बोला, वही पूजा पाठ की किताब। इधर उधर के पूजा प्रथा तंत्र मंत्र सब एक साथ रख कर एक संकलन किया हूँ, ज़्यादा विशेष कुछ नहीं। प्रताप खुशी होकर बोला, वाह पुजारी जी, तंत्र मंत्र का भी ज्ञान है, आप तो बड़े इंटरेस्टिंग हैं पुजारी महाराज। वो आदमी खुले स्वर में बोला, तंत्र मंत्र ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बाबू। आदमी के अंदर प्रेम से बड़ा कोई भी तंत्र नहीं होता। अब यही देख लीजिए, तुमने केवल एक रोटी के 2 भाग करके प्रेम से बड़े भाग को दाहिने हाथ से मुझे दे दिया। इससे बड़ा और कोई तंत्र मंत्र हो सकता है क्या? समझे? बहुत पूजा पाठ करके एक सार समझ चुका हूँ, प्रेम है सबसे बड़ा तंत्र, सबसे बड़ा जादू। प्रताप चुप रहा। वो आदमी एक तीक्ष्ण नज़र से प्रताप को देख रहा था। कुछ देर ऐसे ही देखते रहे। बाप रे, क्या दृष्टि है! प्रताप सिकुड़ सा गया। तब वो आदमी अपने में ही बोला, आप तो त्रिगुण राजेश्वरी, दूसरों के साधक, भूल से अपने बालक की विनाश कभी करेंगे आप? ये बोलकर उस आदमी ने अपने जेब से कुछ निकाला। प्रताप ने देखा कि एक लाल धागे की माला, जिस पर केवल रुद्राक्ष के जैसा एक स्फटिक है और कुछ नहीं। प्रताप के कुछ बोलने से पहले ही उस आदमी ने वो माला प्रताप के गले में डाल दी। फिर हंसी मुख से बोले, लीजिए बाबू, एक चीज़ देकर जा रहा हूँ, कभी भी गले से मत खोलना।
जब इसका काम समाप्त हो जाएगा ये अपने आप मेरे पास चला आएगा। कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। अत्यंत भूखे को जो बिना कुछ सोचे समझे भोजन दे दे खुद का, हे महामाया उसकी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। प्रताप पहले अचंभित हुआ, फिर बोला, कोई बात नहीं, ये मुझे क्यों पहना दिया, मैं इसे क्यों पहनूं? वो आदमी बोला, रखिए ना साहब, इससे आपको कोई परेशानी नहीं है। विपत्ति में एक मनुष्य ही दूसरे मनुष्य के काम आता है। प्रताप बोला, विपत्ति? कैसी विपत्ति? मैं तो कुछ समझ नहीं पा रहा। कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। सुनो, बारिश, तूफान, बिजली गिरे, जो भी हो, पृथ्वी इधर से उधर पलट जाए, तुम इस माला को मत खोलना। अगर बचना चाहते हो तो यही तुम्हारा प्राण है। इसको अपने से अलग मत करना। जो मैंने कहा उसे याद रखना। यह पहली बार था जब वो आदमी अपने कंठ को भारी करके बोला। ये सब सुन आश्चर्य हुआ प्रताप को। वो आदमी अब तक खड़े हो गए थे। प्रताप भी खड़ा हुआ, कांपते गले से बोला, आप कौन हैं, ज़रा मुझे बताइए, नाम तो कम से कम बता दीजिए। वो आदमी हंसकर बोला, नाम जानकर क्या करोगे? तुम्हारे साथ मेरा कभी और सम्मान नहीं होगा। तब भी जब तुम जानना चाहते हो तो बता ही देता हूँ। मेरा नाम है कहन मैत्री, पिताजी महेश मैत्री, नवदीप के मैत्री वंश का लड़का हूँ मैं। आगे के अंधकार में वो आगे बढ़ते हुए साथ में मिल जाते हैं। उसी शाम के अंधकार से आवाज़ आती है। मैंने जिस किताब को छापा है उसमें देखिएगा, मेरे नाम के पास एक उपाधि लिखा है। लोग मुझे उसी उपाधि में ही ज़्यादा जानते हैं, आगम वागीश। मेरा पूरा नाम है कृष्णानंद आगम वागीश। मन लगाकर पूजा कर रहे थे द्विजुक्तम मिश्र। उनके घर कम से कम 500 वर्ष पहले की काली मूर्ति प्रतिष्ठित है। माँ के संध्या काल की पूजा वहीं करते हैं। पूजा खत्म होने पर साष्टांग प्रणाम किया माँ को, फिर पीछे मुड़कर देखा, मंदिर के सामने ही दो लोग भक्ति में हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं। एक लोग कुछ वृद्ध और एक पुरुष। द्विजुक्तम जी के पुत्र वधू ने आकर उन्हें बताया कि ये दोनों आपसे मिलने आए हैं, कोलकाता से। कह रहे हैं बहुत ज़रूरी है। दोनों हाथों में से थोड़ा वृद्ध है, जिन्होंने सिर झुकाकर नमस्कार किया और बोले, नमस्कार स्वामी, मेरा नाम सुरेश भट्टाचार्य है, कोलकाता से आया हूँ। एक समय कॉलेज में इतिहास पढ़ाता था, अब रिटायर हूँ। मेरे साथ ये जो लड़का आया है इसका नाम मुकेश अग्रवाल है। पार्क स्ट्रीट में उसकी एक दुकान है पुरानी सामानों की। आपने शायद इसे कहीं देखा है। मुकेश भी सामने आकर प्रणाम किया और हंसकर बोला, यही महीने 2 महीने पहले इस जमींदार घर से पुराने सामान खरीद कर ले गया था। आपने एक मूर्ति दिया था फ्री ऑफ कॉस्ट, याद नहीं है आपको? द्विजुक्तम मिश्र के चेहरे पर सोच, भय, आतंक सभी भाव एक साथ ही आ गए। फिर धीरे से हंसकर बोले, हाँ हाँ ठीक से याद है, बताइए आपकी क्या सेवा करूं? फिर अपने पुत्र वधू से बोले, उससे पहले हम सब के लिए 1 कप चाय लेकर आओ बेटी। सुरेश जी बोले, तो यहीं पर बैठूं स्वामी जी? द्विजुक्तम मिश्र बोले, हाँ हाँ, आहा देवी माँ का मुखमंडल कितना सुंदर है, जगत जननी महामाया माँ। फिर से प्रणाम किया सुरेश जी ने। मंदिर के चौखट पर ही द्विजुक्तम मिश्र बैठ गए। फिर बोले, ये जो काली माँ की मूर्ति आप देख रहे हैं, ये हमें विशेष तरीके से प्राप्त हुआ था। हमारे एक पूर्व पुरुष बहुभाषाविद थे। मल्लभूम के मल्ल राजाओं के नाम तो आपने सुना ही होगा। आप तो इतिहास के अध्यापक हैं, तो हमारे वो पूर्व पुरुष, उनका नाम था धनुष दमन मिश्र। राजा चंद्रमल्ल के पास काम करते थे। उनका काम था मल्लभूम के संथाल और मुंडा जनजाति के लोगों को राजा के साथ मिलवाने का। एक बार कुछ गलतफहमी के कारण राजा बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने इन आदिवासियों को मार डालने और भगाने का आदेश दिया। तो हमारे पूर्व पुरुष राजा को किसी तरह समझाकर उनका क्रोध शांत किया और सब ठीक किया। कृतज्ञता के कारण मुंडा सरदार ने अपने पूजित देवी माँ काली की मूर्ति उन्हें उपहार स्वरूप दिया। तब से ये अधिष्ठात्री मूर्ति हम लोगों के गृह देवी है। तब तक चाय आ गई थी। पीते पीते सुरेश अपने असली प्रसंग में आ गए। स्वामी जी, आपने एक देवी मूर्ति इस मुकेश को ऐसे ही दे दिया था, उसी मूर्ति के बारे में कुछ पूछना था। द्विजुक्तम मिश्र एकदम चौंक उठे, मानो एक पल में जम से गए हो। फिर बोले,
वो तो 1-2 महीने पहले की बात है। एक मूर्ति थी जो मैंने दे दी, बल्कि मैंने उसका दाम भी नहीं लिया। उसको लेकर इतना प्रश्न क्यों? क्या मैंने कोई गलती की है? सुरेश जी बोल उठे, हमने तो ऐसा नहीं कहा, पर क्या आपको लगता है आपने गलती की? इतना सुनते ही द्विजोत्तम मिश्र गुस्से से आग बबूला होते हुए बोले, तुम सब यहाँ क्या मुझे डराने आए हो? आपको पता है मैं कौन हूँ? हम लोग ऊर्ध्वतन सिद्ध पुरुष के तांत्रिक परिवार हैं। आपको पता है मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं? आप लोगों ने सोचा क्या है कि मैं आपका नौकर हूँ जो आपकी सभी बातों का जवाब दूँ? तुरंत ही द्विजोत्तम मिश्र के दोनों पैर पकड़ लिए सुरेश जी ने और कांपते स्वर में बोले, स्वामी, मैंने शादी नहीं किया है। मेरा इस संसार में कोई नहीं है। बचपन के दोस्त का लड़का, उसी को अपना बेटा मानता हूँ। आज वो बहुत विपत्ति में है स्वामी। उस मूर्ति को घर ले जाकर वो अपने मन मुताबिक खेल रहा है, इसीलिए उसके जीवन में घोर कालरात्रि आ गई है। मैं ब्राह्मण हूँ, जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोला, न ही किसी को धोखा दिया, लेकिन वो लड़का मेरा है। उसको बचाइए स्वामी, महामाया आपको आशीर्वाद देगी। इतना कहते हुए सुरेश जी रो ही दिए थे। द्विजोत्तम मिश्र कुछ देर सर झुकाकर बैठे रहे। फिर जब मुख उठाया तो अब मुख की रेखाएं कोमल हो गई थी। फिर बोले, आप लोगों को जो सब बताऊंगा वो केवल मौखिक रूप से ही हमारे वंश में चली आ रही है। इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है। हमारे पूर्व पुरुष धनुष दमन मिश्र मुंडा सरदार के दिए काली मूर्ति को पाकर राजा चंद्रमल के काम को छोड़कर चले आए इस इलाके में। तब यहाँ के जमींदार थे विश्वेश्वर चक्रवर्ती। उनका एक छोटा भाई था सहस्राक चक्रवर्ती। ये ब्राह्मण होने के बावजूद लोगों के रोग विष वैद्य की अभूतपूर्व जानकारी थी। सहस्राक जब 30 साल की उम्र के थे तब एक दिन कहीं चले गए। विश्वेश्वर अपने छोटे गुणी भाई को अपने संतान की तरह स्नेह करते थे। उन्होंने पागलों की तरह सहस्राक को खोजा, पर उनका कोई अता पता नहीं। फिर 20 साल बाद सहस्राक फिर आ गए इस जमींदारी में। विश्वेश्वर तब 65 वर्ष के प्रौढ़ और उनका खुद का लड़का तब लगभग 40 साल का था। फिर भी उन्होंने सहस्राक को जमींदारी के भार को खुद के ऊपर लेने को कहा, किंतु जो सहस्राक गए थे वो थे युवा विश्व वैद्य, और जो लौट के आए थे वो थे घोर वामाचारी तांत्रिक। वो रक्तांबर के सिवा कुछ पहनते नहीं थे, सात्विक भोजन छोड़ कुछ ग्रहण नहीं करते, पूरे मुख पर बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूछ और ऊपर जटा। वो केवल वामाचारी तांत्रिक सन्यासी नहीं थे, तिब्बती वज्रयान तंत्र तब वो सिद्ध कर चुके थे। जमींदारी लेने की बात तो बहुत दूर की है। आते ही उन्होंने एक यज्ञ कर घोषणा किया कि इसके बाद से चक्रवर्ती परिवार में जब भी कोई भ्रातृ विरोध शुरू करेगा उसका सर्वनाश होगा। बड़े भाई के पुत्र को यज्ञ से एक ताबीज़ बनाकर दिया, जिससे उसके और उसके आने वाले वंश में किसी को धन की कभी कमी ना हो, जिससे भ्रातृ विरोध की छाया इस घर को छू भी ना पाए। तो जो तांत्रिक सहस्राक लौटे थे उनका इस मूर्ति से क्या लेना देना था? और क्या प्रताप को कोई खतरा है उस मूर्ति को अपने घर में रखते हुए? और इस मूर्ति के रहस्य का क्या कारण है? ऐसा क्या है इस मूर्ति में? ये जानेंगे हम इस कहानी के अगले भाग में। यहाँ तक आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ इसी कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।